हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो आज जो है इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 10 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, उस चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर भरना है। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये आपको ना ही टेंस पे है, ना ही वॉइस पे, ना ही नरेशन पे है, ये सीधा आपको वर्ड मीनिंग के अर्थ पर है। अगर आपको इंग्लिश का अर्थ पता है तो उस आधार पे यहाँ भर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं चारों ऑप्शन का इंग्लिश अर्थ, हिंदी अर्थ समझ लेते हैं, ठीक ना। तो पहले क्या है, BRILLIANT। ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है, शानदार। क्या होता है, शानदार। और इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। क्या होता है, बुद्धिमान। और GENIUS, जीनियस का मतलब होता है तेज दिमाग, ठीक ना। और जीनियस मतलब तेज दिमाग वाला बोल सकते हो, ठीक ना। विट्टी का अर्थ क्या होता है, विनोदपूर्ण, विनोदपूर्ण, ठीक ना। देखिए आप 4 ऑप्शन का हिंदी अर्थ समझ गए, अब इससे हमको ऑप्शन भरने में हेल्प होगा। यू मे ट्राई बट सी इज टू डैश टू फेल फॉर योर ट्रिक। यू मतलब आप, ट्राई मतलब कोशिश, यू कर सकते हो, में मतलब कर सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन सी इज टू वह आपकी चाल, सी इज टू डैश टू फॉल फॉर योर ट्रिक, ट्रिक मतलब चाल, आपकी चाल, वह आपकी चाल में, ठीक ना, में फंसने, फेल मतलब फंसने के लिए बहुत बुद्धिमान है, ठीक ना। मतलब आप कोशिश कर सकते हो उसे अपनी चाल में फंसाने के लिए, लेकिन आपकी चाल में ना फंसने से वो ज़्यादा बुद्धिमान है, मतलब वो नहीं फंसेगी। इस तरह का सेंस आ रहा है कि आप कोशिश कर सकते हो किसे, उसे अपनी चाल में फंसाने के लिए, लेकिन वो आपकी चाल से भी ज़्यादा क्या है, बुद्धिमान है। इस तरह का अर्थ आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, आपकी चाल से भी ज़्यादा क्या है, वो बुद्धिमान है। तो इंटेलिजेंट आपका सही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स, यहाँ भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द फ्रेज। इसमें भी 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन में 27 नंबर में। और आपको एक सेंटेंस, एक फ्रेज दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और उसमें से सब्स्टिट्यूट, उसका सब्स्टिट्यूट खोजना है। सब्स्टिट्यूट मतलब इस बड़े से सेंटेंस को एक वर्ड में जो अर्थ, मतलब इस पूरे सेंटेंस का अर्थ जो एक सेंटेंस में एक वर्ड में बयां हो जाए, उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। तो खोज लेते हैं, सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। अच्छा, सेंटेंस पढ़ने से पहले इस चारों ऑप्शन का हम लोग हिंदी अर्थ समझ लेते हैं, ठीक ना। तो हम लोग को ज़्यादा हेल्प मिलेगा। देखिए, MIMICRY, मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब क्या होता है, उपहास सहित अनुकरण करना, मतलब उपहास उड़ाना नहीं होता है, किसी का मिमिक्री करते हैं, उसका नकल उतारते हैं, तो उसी को बोलते हैं मिमिक्री। तो उसका क्या करते हैं, उपहास ही तो करते हैं, उपहास उड़ाना या उपहास सहित क्या करना, उसका अनुकरण करना, मतलब उसका नकल करना, ठीक ना। तो ऑप्शन ये हो गया। हेम का मतलब क्या होता है, HAM, हेम का मतलब होता है जांग का पिछला भाग। इसका मतलब होता है
जांग का पिछला भाग, ठीक ना। आज पैंटोमाइन, पैंटोमाइन का मतलब क्या होता है? पैंटोमाइन का मतलब होता है मूक अभिनय, मूक अभिनय। इसका मतलब होता है मूक अभिनय, मूक अभिनय मतलब नाटक करना, मूक अभिनय करना, ठीक ना। और DEPICTION, डिपिक्शन का मतलब क्या होता है? वर्णन। क्या मतलब होता है? वर्णन। देखिए अब आपको चारों ऑप्शन पता चल गए, ऑप्शन का अर्थ पता चल गया हिंदी अर्थ। तो ए ड्रामाटिक एंटरटेनमेंट इन विच परफॉर्मेंस एक्सप्रेस थ्रो गेस्चर। क्या कर रहा है? एक्सप्रेस थ्रो गेस्चर, इस पे ध्यान दीजिएगा। बोला कि एक ड्रामेटिक मतलब नाटकीय मनोरंजन जिसमें कलाकार क्या करता है? कलाकार इशारों के माध्यम से, गेस्चर मतलब क्या होता है? इशारा के माध्यम, थ्रू मतलब माध्यम, इशारों के माध्यम से अपनी बात नियुक्त कर मतलब व्यक्त करता है। अपनी बात क्या करता है? व्यक्त करता है। तो इशारों के माध्यम से अपनी बात व्यक्त करता है तो उसको क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलते हैं? मिमिक्री तो नहीं है, ये तो उपहास उड़ाना हो गया, ये नहीं होगा। हेम मतलब जांग का, ये तो होगा ही नहीं। पैंटोमाइन मूक अभिनय, ये ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। मूक अभिनय क्या बोला? कि एक नाटकीय मनोरंजन जिसमें कलाकार इशारों के माध्यम से अपनी बात व्यक्त करता है, तो वो मूक अभिनय के द्वारा इशारा, जैसे मुख से नहीं बोला लेकिन हाथ के इशारा, ऐसे इशारों से नाटक परफॉर्म कर दे, उसी को बोलते हैं क्या? मूक अभिनय। तो ये हो गया मूक अभिनय का अर्थ हिंदी इंग्लिश में हो गया पैंटोमाइन, तो ऑप्शन सी राइट हो गया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस दिया जा रहा है, उसको आपको पैसिव वॉइस में बनाना है, ठीक ना। तो देखिए, माई फादर इज गोइंग टू बिल्ड अ 6 बेडरूम बंगलो। तो देखिए ये आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस में है तो पहले एक्टिव वॉइस का टेंस पहचानिए। टेंस यहाँ वर्ब से पता चलेगा, ये किस में है? इज है, इसका मतलब ये प्रेजेंट में है। और गोइंग है, इसका मतलब ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, ठीक है। जब हम इसका पैसिव बनाने जाएंगे तो टेंस तो हमारा क्या हम जानते हैं? वॉइस में हम जानते हैं कि नो टेंस चेंज। हमारा वॉइस में क्या होता है? जब एक्टिव से पैसिव या पैसिव से वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा टेंस नहीं बदलता है। तो जब एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस है तो हमारा पैसिव वॉइस में भी क्या होगा? प्रेजेंट टेंस रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, है कि नहीं। खाली स्ट्रक्चर में थोड़ा बनावट आ जाता है। तो देखिए पहले तो देखते हैं कि इसका मतलब प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही रहेगा। तो वाज क्या दिखाता है? वाज आपका पास्ट दिखाता है, तो ए खत्म। देखिए ऐसे ही छठे विल क्या दिखाता है? विल आपका फ्यूचर दिखाता है, तो सी भी खत्म, 2 खत्म हुआ ना। अब देखिए हैव, विल हैव, ये भी आपका फ्यूचर दिखाएगा, ये भी खत्म। जो ऑप्शन बचा वो आपका ऑप्शन डी। देखिए हम लोग सिर्फ हम एक्टिव वॉइस का टेंस से और पैसिव वॉइस के टेंस से ही पकड़ लिए, छोटा सा ट्रिक से। तो आपको इसी लेवल का बिहार डीएलएड में पूछा जाता है, वॉइस और नरेशन छोटे छोटे से फॉर्मूले पे मतलब बेस पे। तो और ऑप्शन से खेलने सीख जाइएगा तो आप तुरंत ऑप्शन एलिमिनेट करके आप पहुंच सकते हैं। बच्चे जैसा जैसे हम लोग एकेडमिक में करते तो ऐसे सॉल्व करने नहीं बैठना है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स दिया जा रहा है, उसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन यहाँ पर भरना है, ठीक ना। डिस्कवरी ऑफ इंडिया डैश बाय जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया
मतलब बुक लिखा गया था किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे क्या थे, पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, तो उन्होंने लिखा था एक पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो लिखा गया था बाय, तो ये काम पहले हो चुका है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ रिटर्न तो नहीं होगा क्योंकि लिखा जा चुका है, काम हो चुका है, हैव रिटर्न नहीं होगा। और ये सेंटेंस जो है ना, यहाँ बाय लगा हुआ है, तो बाय लगने से हमको क्या समझ आ रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये आपका पैसिव वॉइस में है। किस में है, पैसिव वॉइस में है। और जब पैसिव वॉइस में होता है तो हैज या हैव के साथ पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके साथ बीन प्लस V3 लगाना पड़ता है। ये नियम कहता है कि जब हम पैसिव वॉइस में हैज हैव का यूज कर रहे होते हैं, हैज हैव, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, हैज हैव का बीन प्लस V3। तो यहाँ तो हैव है, सिर्फ हैव है, बीन तो है नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट होगा, यहाँ भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए हैव और हैज, बीन भी है, बीन भी है, रिटर्न है, रिटर्न है। लेकिन अब जो हमारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये हमारा क्या है, एक बुक है, और बुक है तो ये सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी तो लेगा, तो इसलिए हैव तो प्लुरल होता है, हैव नहीं लेके क्या लेगा, हैज लेगा। हैज हमारा क्या होता है, हैज हमारा सिंगुलर होता है, तो हमारा क्या लेगा, हैज वाला लेगा, तो हैज ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। आपको ईडियम दिया गया है चार, मतलब एक ईडियम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उस ईडियम का आपको चार ऑप्शन में से सही अर्थ फाइंड करना है। क्या बोल रहा है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब टू लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना। मैं हिंदी लिख देता हूँ, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना, ठीक ना, हर संभव प्रयास करना, यही बोलते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो इसका देखते हैं किस में से, इस चारों ऑप्शन में से अर्थ निकल रहा है। टू बिकम accustomed टू रूटीन थिंग्स, नहीं। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, हाँ, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या एवरीथिंग, जितना भी पॉसिबल हो, संभव प्रयास, वो किया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन बी आपका राइट लग रहा है, ये सब नहीं होगा, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, इस तरह से इस ईडियम का टू लीव नो स्टोन अनटर्न का सही ऑप्शन हो गया। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो आपको नीचे एक सेंटेंस दिया जा रहा है, ये वाला जो सेंटेंस है, इसका आपको पैसिव फॉर्म खोजना है। ठीक ना, आइए, तो पैसिव फॉर्म खोजने के लिए इसका मतलब है ये एक्टिव वॉइस में दिया होगा, यही ना। तो एक्टिव वॉइस का पहले हमको क्या करना होगा, टेंस पहचानिए। टेंस पहचान गए, इसको समझिए कि ख़त्म, काम आधा आप कर लिए। तो टेंस इसका क्या है, टेंस कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से हैज़ इंट्रोड्यूस, इसका मतलब ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ना। तो आज जब हम इसका एक्टिव वॉइस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो इसमें टेंस क्या होगा, नहीं बदलता है, एक्टिव वॉइस में हमारा टेंस चेंज नहीं होता है, तो ये भी किस में रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा ना। जब प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो हम देख लेते हैं पहले। हैड किसको बताता है, पास्ट बताता है, ऑप्शन ए खत्म। वाज क्या बताता है, पास्ट बताता था, लेकिन हमको तो प्रेजेंट में रखना है, तो ये भी खत्म। हैड क्या बताता है, पास्ट बताता है, ऑप्शन सी भी खत्म। यहाँ देखिए हैज हमारा क्या बताता है, प्रेजेंट, एक ही ऑप्शन प्रेजेंट वाला है, हमको प्रेजेंट ही चाहिए पैसिव में भी, तो ऑप्शन डी राइट हो गया।
ठीक है। और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस का फॉर्मेट होता है वो होता है हैज, हैव प्लस बीन। अभी तुरंत हम लोग ने इसके बारे में डिस्कस किया था डिस्कवरी वाला, जो जवाहरलाल नेहरू वाले क्वेश्चन में। तो हैज, हैव प्लस बीन प्लस क्या लेता है, V3 लेता है। ये होता है स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का। तो ये ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको सही ऑप्शन ढूंढकर, चारों ऑप्शन दिए गए उसमें सही ऑप्शन यहाँ पर भरना है। तो चार इस तरह के, इसमें कोई भी टेंस का, वॉइस का, नरेशन का तो है नहीं ये क्वेश्चन। ये आपका वर्ड पावर पे क्वेश्चन है कि आपको इंग्लिश का कितना वर्ड पावर आता है। तो पहले हम वर्ड पावर का हिंदी अर्थ समझ लेते हैं, ठीक ना। तो आइए समझते हैं। पहला है PRESUM, PTUOUS, प्रीजम्पटियस। तो इसका अर्थ क्या होता है, प्रीजम्पटियस का मतलब होता है ज़रूरत से अधिक आत्मविश्वास। इसका होता है ज़रूरत से अधिक आत्मविश्वास, ज़रूरत से अधिक आत्मविश्वास, ठीक है। और देख लेते हैं CONTENTIOUS, कंटेंटियस का क्या अर्थ होगा। कंटेंटियस का अर्थ होता है विवादास्पद। क्या होता है, विवादास्पद, ठीक ना। और समझ लेते हैं कंसाइंटियस, इसका क्या अर्थ होगा हिंदी में। इसका मतलब होता है सावधानी से तथा सही तरीके से कार्य करना। कहने का मतलब सही तरीके से कार्य करना, ठीक ना, सही तरीके से कार्य करना। और एक ऑप्शन है डी वाला बचा, वो भी लिख लेते हैं। कंटेम्पटियस का मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण। तिरस्कारपूर्ण क्या होता है, तिरस्कारपूर्ण क्या होता है, तिरस्कारपूर्ण। तो देखिए अब इसका अर्थ अगर हम हिंदी में समझ गए हैं तो अब हमको क्या है बनाने में, ये प्रश्न को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। क्या है, कोर्ट्स हेल्प इन द रिजोल्यूशन ऑफ टैक्स इशू। कोर्ट मतलब क्या होता है, न्यायालय, ठीक है, या अदालत क्या करता है, इशूज मतलब विवादास्पद मुद्दे को, रिजोल्यूशन मतलब समाधान क्या करने में। जो हमारा अदालत होता है वो विवादास्पद मुद्दे को समाधान में इशूज। तो यहाँ पर मुद्दा हो गया, इशू का मतलब क्या होता है, मुद्दा। तो जो अदालत होता है वो मुद्दा को सुलझाने में, समाधान करने में क्या करता है, मदद करता है। तो कैसा मुद्दा को समझाने में, तो इस चार ऑप्शन को यहाँ पर मैं लिख दिया। ज़रूरत से अधिक आत्मविश्वास वाला मुद्दा नहीं, ये नहीं होगा। कंडीशन में मतलब विवादास्पद मुद्दा, हाँ ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद तो सब अलग अलग, सही तरीके से कार्य करना नहीं, तिरस्कारपूर्ण नहीं। किस तरह का मुद्दा, तो विवादास्पद मुद्दा। किस तरह का मुद्दा, तो विवादास्पद मुद्दा को समझाने में, विवादास्पद मुद्दों को समझाने में क्या करता है, कोर्ट, अदालत हेल्प करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी का अर्थ निकल रहा था ये, तो यहाँ पर बी भराएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाइपन इज द शॉर्टर लाइन देन। हाइपन किससे छोटा होता है, डैश से छोटा होता है, ठीक ना। हाइपन किससे छोटा होता है, तो डैश से छोटा लाइन होता है। ऑप्शन बी राइट हो गया। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह में सही ऑप्शन भरना है। लुक एट द हिप्पो
डैश अबाउट हैप्पीली इन द रिवर। इसके ऑप्शन 2 कट गए ना। अच्छा कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है? लुक एट द हिप्पो। लुक एट द हिप्पो मतलब हिप्पो को देखो, डैश अबाउट हैप्पीली इन द रिवर, जो क्या है, खुश है रिवर में। क्या करते हुए खुश है, मतलब हिप्पो को अगर देखा जाए तो वो बहुत खुश है। क्या करते हुए? पानी में, रिवर में, नदी में। तो यहाँ क्या भराएगा, उसका खोजना है अर्थ। तो देखिए इसको हमको हिंदी अर्थ आना तभी तो खोज पाएंगे। स्टैमरिंग का मतलब होता है हक लाना। स्टैमरिंग का मतलब होता है हक लाना, तो ये तो होगा नहीं। इस स्प्लैशिंग का मतलब होता है छप छप करना, ठीक ना। तो यहाँ पर हो रहा है कि दरियाई घोड़े को, ठीक है, दरियाई घोड़े को नदी में, नदी रिवर मतलब नदी में खुशी से, हैप्पीली का मतलब क्या होता है? खुशी। हैप्पीली मतलब खुशी से क्या करते देखो, तो उछलते हुए देखो या छप छप करते हुए देखो। स्प्लैशिंग का मतलब छप छप करते हुए मतलब या उछलना का अर्थ में भी होता है, ठीक ना। उछलना भी इसका अर्थ होता है। तो क्या करते देखो, उछलते देखो या छप छप करते देखो। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह में सही ऑप्शन ढूंढकर भरना है। यहाँ पर आपको खाली जगह दिख रहा होगा, तो देखिए क्या है। द चिल्ड्रन डैश डैट ही हैड ब्रोकन द वास। क्या है? बोल रहा है कि द चिल्ड्रन डैश, चिल्ड्रन ने डैश डैट की ही हैड ब्रोकन द वास, ही हैड ब्रोकन द वास। तो बच्चे ने, द चाइल्ड का मतलब बच्चे ने डैश किया, बच्चे ने डैश किया, यहाँ पर डैश किया कि, डैट मतलब कि, उसने, ही मतलब उसने, वैस मतलब फूलदान, ब्रोकन मतलब तोड़ दिया है। उसने डैश किया जब वो क्या क्या था, फूलदान को तोड़ दिया था। ब्रोकन मतलब वो तोड़ दिया था। तो क्या क्या कलेक्ट किया था, जो वैस को तोड़ा था उसको कलेक्ट किया करेगा। कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, एकत्र करना, ठीक ना। हिंदी लिख दूँ? लिख देता हूँ। COLLECTED। कलेक्टेड का मतलब होता है एकत्र करना, ठीक ना। और रिक्वेस्टेड का मतलब होता है अनुरोध करना, अनुरोध करना। और डिमांडेड का अर्थ होता है मांग की। और हमारा एडमिटेड का अर्थ होता है, एडमिटेड का अर्थ क्या होगा? एडमिटेड का अर्थ है स्वीकार, स्वीकार करना या किया, तो स्वीकार करना है। तो जो मतलब बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने स्वीकार किया कि उसने फूलदान तोड़ दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर एडमिटेड हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इस सेंटेंस का पूरा अर्थ निकल रहा है कि बच्चे ने एडमिटेड मतलब स्वीकार किया कि उसने फूलदान तोड़ दिया है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह में सही ऑप्शन भरना है। द हैवी रेन अफेक्टेड डैश सो मच डैट ही कुड नॉट प्रोसीड फर्दर। जो हैवी रेन है वो प्रभाव डाल रहा है, अफेक्टेड मतलब प्रभाव डालना, ठीक ना। अफेक्टेड मतलब प्रभाव डालना, कि जिस कारण से सो मच डैट ही कुड नॉट प्रोसीड फर्दर, इतना प्रभाव डाला है कि इस कारण से वह क्या कर रहा है, आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा है। प्रोसीड मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो जब बारिश होगा ज़ोर ज़ोर से तो क्या होगा, विजिबिलिटी कम हो जाएगा, आगे मतलब देखने का जो दूरी हो वो घट जाएगा ना, रोशनी घट जाएगा। अगर बारिश होगा तो वो आगे नहीं प्रोसीड कर पाएगा।
तो यहाँ सबसे अच्छा अर्थ आ रहा है विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी मतलब तो होता है रोशनी या मौसम में व्यक्ति की देखने की क्षमता, ठीक ना। तो यहाँ से ऑप्शन बी राइट हो गया। SCEN सीन का मतलब होता है दृश्य। डिस्टेंस तो सब समझते हैं, इसका मतलब होता है दूरी। आउटलुक का मतलब बाहर, क्या बाहर का दृश्य, ठीक ना। तो यहाँ से सही ऑप्शन आपका विजिबिलिटी हो गया। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको खाली जगह में सही ऑप्शन चूज करके भरना होगा। 4 ऑप्शन दिए। तो कस्टमर्स, कस्टमर्स मतलब ग्राहक। कस्टमर्स का मतलब क्या होता है? ग्राहक। डैश मनी फॉर द डैमेज प्रोडक्ट। कस्टमर ने, ग्राहक जो है, मनी के लिए क्या किया? मनी के लिए क्या किया? किस मनी के लिए? तो डैमेज प्रोडक्ट के मनी के लिए क्या किया? अगर मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हो तो आप एक तरह ग्राहक हुए, और वो डैमेज प्रोडक्ट भेज देगा तो आप पैसा तो लगा दिए, तो डैमेज प्रोडक्ट जो आपको भेजा, मतलब डैमेज मतलब क्या? खराब प्रोडक्ट, टूटा फूटा प्रोडक्ट मतलब सामान, तो क्या करोगे? अपने मनी के लिए क्या करोगे? उस पर क्लेम करोगे। क्लेम मतलब शिकायत करोगे। क्लेम मतलब शिकायत करना होता है। तो आप क्या करोगे? अपने पैसे के लिए क्या करोगे? कंपनी को क्लेम करोगे। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया, ठीक है। अलाउ का मतलब होता है अनुदान देना। ये तो आपको देगा बाद में ना, जब क्लेम करोगे तो आपको पैसा लौटा देगा, तो ये तो अभी बढ़ाएगा ना, ये बाद का है प्रोसेस। तो अनुदान देना। आस्क मतलब पूछना, ठीक ना। ग्रांटेड का मतलब अनुदान देना, मतलब आप जब शिकायत करोगे तो आपको ग्रांट कर देगा, ठीक है, आपको लौटा दिया जाएगा आपका पैसा। तो ये भी एक तरह का अनुदान कहीं अर्थ सेंस में आता है, ठीक ना। तो यहाँ सही ऑप्शन आपका डी होगा, क्लेम करोगे पहले। अगर आपका डैमेज प्रोडक्ट पहुँच गया है आपके घर तक तो आप अपने पैसे के लिए क्या करोगे? क्लेम करोगे, मतलब शिकायत करोगे। अब यहाँ पर आपको पहचान करना है, आइडेंटिफाई करना है फिनाइट एज वेल एज नॉन फिनाइट वर्ब जो आपको सेंटेंस में दिया गया है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर सेंटेंस? जंपिंग ओवर द फेंस, द बॉय escaping फ्रॉम द चर्गिंग बुल। यहाँ पर आपको फिनाइट भी खोजना है और नॉन फिनाइट भी खोजना है। फिनाइट क्या होता है? एज अ सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम करता है, उसी को बोलते हैं फिनाइट वर्ब। और नॉन फिनाइट वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकता है। ये सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है या ना तो एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है। 2 तरह से नॉन फिनाइट वर्ब सेंटेंस में काम करता है। तो देख लेते हैं। जंपिंग, जंपिंग ओवर द फेंस। जंपिंग यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट हो रहा है एक तरह से, है ना। तो यहाँ पर नॉन फिनाइट में कौन आ जाएगा आपका? जंपिंग एक तो आना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। फिनाइट में जंपिंग डाल दिया है तो ये तो गलत है क्योंकि ये नॉन फिनाइट का है। और देखते हैं, एक ही में है और यहाँ पर नॉन फिनाइट में जंपिंग है तो ये वाला तो चलेगा भी, नॉन फिनाइट में जंपिंग है ये भी चलेगा। अच्छा, और तो नहीं है यहाँ नॉन फिनाइट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बुल है, बोले ना कि एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, तो बुल हमारा क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव तो बताता है। तो एडजेक्टिव यहाँ पर चार्गिंग जो है वो आपका क्या है? नॉन फिनाइट है। तो CHRGING, चार्गिंग। तो यहाँ से चार्गिंग भी हो जाएगा। तो चार्गिंग किस में है? नॉन फिनाइट। ये भी चार्गिंग है, यहाँ भी, यहाँ नहीं है तो ये भी गलत। यहाँ चार्गिंग नॉन फिनाइट में है लेकिन उसके साथ जंपिंग नहीं है तो ये भी गलत। तो इसके कारण ऑप्शन A B C गलत। तो बचा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें हमारा जंपिंग भी है चार्गिंग भी है। दोनों ऑप्शन है आपका नॉन फिनाइट का एग्जाम्पल है, मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस में। तो आपका ऑप्शन डी हो गया। हमको फिनाइट खोजना भी नहीं पड़ा। ऐसे फिनाइट अगर खोजते तो ये सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम करता है। तो जंपिंग ओवर द फेंस, द बॉय यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट। एस्केप्ड, एस्केप्ड का क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। तो ये तो यहाँ से एस्केप हमको ऐसे पता चल गया मेन वर्ब।
तो यहाँ पर स्केप्ड जो है ESCAPED, स्केप्ड हमारा मेन वर्ब हो गया। तो सेंटेंस का मेन वर्ब स्केप्ड है, तो फिनाइट वर्ब में स्केप्ड आया था, तो एक ही में मिल रहा है, तो ऑप्शन डी राइट हो गया, ऑप्शन डी राइट। ठीक ना। किसको हम फिनाइट बोलते हैं, किसको हम नॉन इनफाइनाइट बोलते हैं, ये मैं प्रीवियस वीडियो से बहुत अच्छे समझाते आ रहा हूँ। तो आप लोग जो नए बच्चे हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए इंग्लिश का, और प्रैक्टिस सेट किया हुआ है, मॉक टेस्ट लगाया गया है, तो आप समझ जाओगे। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है। ठीक ना। तो आई वॉन्ट टू दिल्ली लास्ट नाइट विनय सेड, तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका टेंस क्या है, पास्ट टेंस में है। तो विनय सेड डैट ही आई किसके द्वारा आया होगा, विनय के लिए, तो ही में बदला। ठीक ना, क्योंकि SON कहता है 1 2 3, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, यही ना। तो विनय सेड डैट ही आई है फर्स्ट पर्सन, जो किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो विनय लड़का है, लड़का मतलब ही, तो यहाँ पर ही आया है। वेंट क्या है, वेंट से पता चल रहा है कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच है, वो किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में है, तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, रिपोर्टिंग स्पीच हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो किस में है, पास्ट टेंस में है। इसका जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वो किस में चल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाता है। किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जब पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पास्ट परफेक्ट में मतलब हैड आएगा, हैड देखने को आपको मिलेगा। इवेंट तो नहीं मिलेगा, ये ख़त्म। हैड इसमें भी है, ये नहीं ख़त्म। तो दो ऑप्शन ऐसे छांट लिए हम लोग सिर्फ टेंस के आधार पर। अब देखिए हैड गोन इसमें भी होगा, हैड गोन इसमें भी है, सही है। अब आगे बढ़ना होगा, लास्ट वीक और द प्रीवियस वीक। तो हमारा जो यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट वीक, तो लास्ट वीक किस में चेंज होता है, लास्ट वीक जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो लास्ट वीक किस में टेंस चेंज हो जाता है, द प्रीवियस वीक में चेंज होता है। तो इसमें तो लास्ट वीक रहने दिया, तो ये भी ख़त्म, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक ना। तो रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म, यहाँ पर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो है आपका पास्ट टेंस में। तो इसका मतलब जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका टेंस किस में है, आई लाइक मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ये किस में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होता है। ठीक ना, एक आगे बढ़ जाता है सिर्फ। तो यहाँ पर देख ले, तो ऑप्शन में चलते हैं। तो रमेश सेड डैट ही तक तो आई किसके अनुसार बदला, सब्जेक्ट के अनुसार। अभी मैंने तुरंत बताया प्रीवियस क्वेश्चन में। और लाइक है, तो लाइक किस में बदल जाएगा, पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब का दूसरा रूप। तो लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस में लाइक्ड है। तो यहाँ तो लाइक्स है, तो ये तो प्रेजेंटे हो गया, लेकिन हमको पास्ट चाहिए, ये ख़त्म। हैज प्रेजेंट है, ये ख़त्म। बीन हैज, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया। ठीक है ना। अब आपको मेरा समझाने का तरीका जो वीडियो में बने होंगे शुरू से, पहले प्रैक्टिस सेट हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट ख़त्म किए प्रीवियस ईयर का, फिर हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ये आज का 10वां मॉक टेस्ट है इंग्लिश का। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरा बताने का तरीका, ठीक ना। तो इसी तरह बने रहिए, आपको सारे विषय का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर करवाया जाएगा इस चैनल पे, और फुल्ली डिटेल्ड वाइज। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। आपको यहाँ पर क्या बनाना है, एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। इफ़ ही फॉरगेट अबाउट इट, तो यहाँ पर दो क्लाउज होते हैं, एक होता है इफ़ वाला क्लाउज, ये कंडीशन का क्लाउज, ये कंडीशन क्लाउज है।
इससे बोलते हैं कंडीशन क्लॉज, मतलब इफ़ लगा हुआ ये बता रहा है कंडीशन। इफ़ ही फॉरगेट अबाउट, यदि वह भूल जाता है इसके बारे में, तो इफ़ जो क्लाउज है इसका टेंस पहचानिए तो क्या है, फॉरगेट, वर्ब का दूसरा रूप। इसका मतलब ये किस में है, पास्ट टेंस में है। अगर ये पास्ट टेंस में है तो हमारा जो मेन क्लाउज आएगा, कंडीशन का कंडीशनल सेंटेंस में होता है ना, वो दो क्लाउज पे डिपेंड होता है, एक इफ क्लाउज कंडीशनल क्लाउज कहलाता है, एक मेन क्लाउज कहलाता है। तो अगर आपका इफ क्लाउज पास्ट टेंस में है तो आपका जो मेन क्लाउज है वो भी किस में चला जाएगा, पास्ट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, ये नियम कहता है, ये क्या है, रूल है किसका, कंडीशनल सेंटेंस बनाने का। तो देखिए यहाँ पर हैव तो हमारा प्रेजेंट है, विल हमारा फ्यूचर है, हैव पास्ट, लेकिन ये कंडीशन नहीं बताता, ये क्या करता है, कंडीशन अकेला नहीं बता सकता है, तो ये नहीं होगा। तो कंडीशन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा पास्ट टेंस में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको फिल इन द ब्लैंक्स को सही ऑप्शन से भरना है। जैसे 10 टाइम्स 6 डैश 60, 10 टाइम्स 6, ये आपका 10 टाइम 6 जो है, मतलब 10 टाइम्स 6 मतलब 6 का मल्टीपल है 10 बार। तो ये एज अ सिंगल यूनिट का तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है। ये 10 मिनट 6 जो होता है ना, ये अर्थमेटिक मतलब अर्थमेटिक्स का वर्ड है जो बता रहा है एक सिंगल यूनिट को इंडिकेट कर रहा है। तो जब ये सिंगल यूनिट होता है ना तो ये किस में चला जाता है, सिंगुलर कहलाता है। तो यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट की तरह है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। जब भी ऐसा देखिएगा कि 10 टाइम्स 6 अगर लिखा हो अर्थमेटिक का कुछ वर्ड इस तरह से, तो ये एज अ वर्क करता है सिंगल यूनिट, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। कि सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ये क्या लेना चाह रहा है, वर्ब। तो वर्ब भी कैसा आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम के अनुसार अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। बीन होगा ना, आर होगा ना, हैव नहीं होगा तो हमारा इज भर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इडियम फ्रेज आपको खोजना है। ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज क्या होता है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन का देखिए आ गया है मॉक टेस्ट में। तो आपका प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में रिपीटेड होता है, इसलिए आप मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए, ठीक ना। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं तो हमको पहचानने में, ऑप्शन में ढूंढने में मदद मिलेगा। हिंदी अर्थ क्या है, ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज का मतलब होता है अच्छी चीज़ शुरू में खराब प्रतीत होती है। कहने का मतलब अच्छी चीज़ शुरू में खराब प्रतीत होती है। अच्छी चीज़ शुरू में क्या होती है, खराब प्रतीत होती है। तो देख लेते हैं इस चारों ऑप्शन में कौन सा अर्थ दे रहा है, सेम एज अ। तो ब्लेसिंग ऑफ गॉड, गुड न्यूज, ए बैड थिंग, ये नहीं है। ए बैड थिंग डैट सिम्स गुड एट फर्स्ट, ये भी नहीं होगा। ए गुड थिंग्स डैट सिम्स बैड, मतलब क्या बोल रहा है, अच्छी चीज़। तो गुड थिंग डैट सिम्स बैड एट फर्स्ट, शुरुआत में वो कैसा लगता है, अच्छी चीज़ बुरी लगता है, तो ये नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। पूरे सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे सी ओपन द केज, मतलब सी ओपन द केज, मतलब केज मतलब गुफा, केज मतलब पिंजरा, केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा। तो वह पिंजरा खोली, सी लेट द बर्ड फ्लाई अवे, सी लेट द बर्ड फ्लाई मतलब अब वो क्या किए, चिड़िया को उड़ने दे दी, यही ना हो रहा है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के लिए ये सी हमारा सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस के लिए सी ही हमारा सब्जेक्ट है। तो दो सेंटेंस के लिए सेम सब्जेक्ट है
तो इस दोनों को एक सिंगल सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे सी को, ठीक ना। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस के लिए हमको जब कंबाइन करने बोल रहा है, हमको क्या बोल रहा है, सेंटेंस को कंबाइन करिए। तो यहाँ पर दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस का अपना अपना क्या है, सब्जेक्ट है जो है सी, लेकिन हम जब कंबाइन करेंगे तो इस सी को क्या कर देंगे, एक सिंगल सी में बदल देंगे। तो यहाँ तो दो सी है, यहाँ दो सी, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर सी एक ही है, यहाँ पर सी एक ही है, यहाँ पर सी एक ही है, लेकिन सिंगल सी में तो कन्वर्ट कर देंगे। तो एगो इससे छटा। अब दूसरा नियम क्या है कि हम पार्टिसिपल का यूज करके, इसका पार्टिसिपल का यूज करके अब जो है ना, इस सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए किसका यूज करेंगे, पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है, आपको बताया है कि वर्ब प्लस ईडी जो एडजेक्टिव काम करे, या वर्ब प्लस आईएनजी जो ये भी एडजेक्टिव का काम करता है। तो वर्ब प्लस ईडी मतलब वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब प्लस आईएनजी जो सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे, वो हमारा क्या कहलाता है, पार्टिसिपल कहलाता है। तो हम अब पार्टिसिपल का हेल्प लेके कंबाइन करेंगे। तो देखिए, हैविंग ओपनिंग द केज, ये हाँ नहीं है पार्टिसिपल। आफ्टर ओपनिंग द केज एंड सी लेट द, आफ्टर प्रीपोजिशन आ गया है, प्रीपोजिशन के बाद ओपनिंग क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक ना, द केज। तो ये तो जीरेंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ओपनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरेंड हो जाएगा। तो ये होगा नहीं, बचा हमारा, जब भी हम कंबाइन करेंगे तो किसका लेंगे, पार्टिसिपल का हेल्प लेंगे। तो ओपनिंग यहाँ पर द केज हमारा क्या है, नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताता है, पार्टिसिपल बताता है, क्योंकि एडजेक्टिव बताता है नाउन की विशेषता। तो ओपनिंग यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह वर्क करा, किसकी तरह वर्क करा, ये जो ओपनिंग है एडजेक्टिव की तरह वर्क करा। और एडजेक्टिव हमारा क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। वर्ब का जब आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह वर्क करे तो वही हमारा क्या कहलाता है, पार्टिसिपल कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, और एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर ओपनिंग है, तो ओपनिंग द केज, अ सिंगल सी भी है हमारा। लेट द बर्ड फ्लाई अवे, तो ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो गया। देखिए, मैंने समझाने का प्रयास किया पूरा, आपको नहीं थोड़ा समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके फिर सुनिएगा, जो मैंने बोला उसको सुनिएगा, ठीक है ना। हर बात थोड़ा लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप वीडियो को रिवर्स करके सुनिएगा तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपका मॉक टेस्ट में भी आ गया। देखिए, प्रैक्टिस सेट में ये आया हुआ क्वेश्चन है 2023 का एग्ज़ाम में। विनय इज नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट, विनय जो है सक्षम नहीं है इस पोस्ट के लिए। तो 4 आएगा, सही क्या लग रहा है, एलिजिबल 4 होता है, हमेशा याद रखिए। एलिजिबल के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो 4 लगता है। तो एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तो सारे ऑप्शन फिर रिमूव हो गए ऐसे। तो आपका ऑप्शन यहाँ से राइट हो गया सी। तो इस तरह से आपके 20 में 20 जो क्वेश्चन है मैंने कंप्लीट करवा दिए मॉक टेस्ट के इंग्लिश के, ठीक ना। तो आपका इसी तरह से इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट विषय का चल रहा है, अभी 3 विषय का चल रहा है, रीजनिंग, साइंस और इंग्लिश। तो जो भी बच्चे लोग पहली बार वीडियो पर जुड़े हो, उन्हें अगर लास्ट तक आप वीडियो पर आए हो यहाँ तक, तो इसका मतलब आप भी पढ़ना चाहते हो, तो पढ़ने चाहते हो तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि अगला वीडियो आए तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप लिंक है, जिसमें आपका मन करे, अच्छा रहेगा टेलीग्राम पे जुड़िए, ठीक है। वहाँ पर आपका प्राइवेसी रहता है, ठीक ना। तो टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं वहाँ पर आप, डीएलएड रिलेटेड क्वेश्चन प्रश्न, ठीक ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।